हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। मैं विपिन कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं सिविल थ्योरी क्वेश्चन में। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 में 19 क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, 19 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं पार्ट ए में। ठीक है, जिस 7th डे का हमारा ये अभी कंटिन्यूड सीरीज़ है। तो दोस्तों हमने अभी तक एसएससी जेईई के काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 210 से लेके 260 वाला सीरीज़ हमारा चल रहा था। इसमें से मैं आपको 19 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके आगे हम यहाँ पे आके देखेंगे क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी जेईई से उठाए गए हैं, तो एसएससी जेईई के लिए तो खासकर ये इंपॉर्टेंट हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट गेट में आते हैं 1 नंबर में, और आपके ईएससी और जेईई और एई के लिए तो खासकर बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है आपको, इफ़ अ मटेरियल हैज़ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन। तो दोस्तों इसके बारे में कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है, सपोज करा एक मटेरियल मैं बनाता हूँ यहाँ पर, एक मटेरियल आपका ये हो गया, एक मटेरियल आपका ये है। ठीक है, दोनों मटेरियल है आपका। इसमें अगर आपने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, ठीक है, ये आपका होमोजेनियस कब होगा, ये होमोजेनियस कब होगा, जब आपकी इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अगर एप्सिलॉन 1 है और इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी एप्सिलॉन 2 है। और इसी पॉइंट पे भी सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 इसी ही एंगल पे, जितना एंगल यहाँ पे है उतने ही एंगल ये है। तो हर एक पॉइंट पे अगर प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन के लिए सेम रहेगी तो उसको बोलेंगे हम होमोजीनियस मटेरियल। अब आइसोट्रॉपिक मटेरियल में हमने क्या देखा था, आइसोट्रॉपिक मटेरियल में सेम चीज़ ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया इस बॉडी पर, तो आपका इस डायरेक्शन में अगर एप्सिलॉन 1 है और इस डायरेक्शन में आपका एप्सिलॉन 1 ही रहेगा, यानी कि हर एक डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यही रहे, लेकिन आपकी हर एक डायरेक्शन में एप्सिलॉन 2 ही रहेगी। तो जैसे इस डायरेक्शन में एप्सिलॉन 2, अगर मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन कंसीडर करूँगा तो इधर भी एप्सिलॉन 2। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट होगा। अब आगे देखते हैं, इफ़ ऑल डायमेंशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार आर डबल, मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन इट अंडर इट्स वेट क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें आप सबसे पहले आप रफ डायग्राम बनाइए। आपका ये एक बॉडी दे दिया है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक इसी का वेट है, उसके वजह से आपका क्या स्ट्रेस आ रहा है इस बॉडी पे, अगर मैंने इसकी डायमेंशंस को डबल कर दिया। अगर दोस्तों मैं इसकी डायमेंशंस को डबल कर देता हूँ तो डायमेंशन इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर ही साइज़ का होगा, रेक्टेंगुलर साइज़ का होगा, तो डेफिनेटली इसमें आपको सबसे पहले कुछ इसकी वृत्त दिखाई देगी। हम लोग यूनिट वृत्त के लिए काम कर लेते हैं फ़िलहाल, क्योंकि वृत्त से हमारा उतना कोई मायना नहीं रखेगा हमारा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो डेफिनेटली क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमारा वृत्त भी आएगी। ठीक है, हम लोग अभी बात करते हैं उस मुद्दे पे। फ़िलहाल हम लोग देखते हैं, अगर मैंने लेंथ इसकी इंक्रीज़ कर दी, इसकी लेंथ हमारी L है और इसकी लेंथ हमने 2L कर दी, और आपकी डायमेंशन जो है वो मैंने 2D कर दी। सपोज़ करा मैंने स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मान लिया, ठीक है, मैंने स्क्वायर मान लिया तो उससे मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जनरल वे में ही बात कर रखी। तो इसमें जो अंदर एक डायमेंशन रहेगी पेपर के अंदर, वो कौन सी डायमेंशन है, वो भी हमारी 2D हो जाएगी, ये हमारी D है। अब इसमें मैंने इस वाले केस में जो भी स्ट्रेस आ रहा था, और इस वाले केस में जो स्ट्रेस आएगा, इसको मैं स्ट्रेस 2 बोलता हूँ, इसको स्ट्रेस 1 बोलता हूँ। तो इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड करना है बेसिकली क्या होगा। तो डेफिनेटली यहाँ से आपको ये समझ में आता है, पहले तो जो एरिया ऑफ 2 बार होगा, या तो आपका ये जो मेंबर है जो कि हमने हैंग कर रखा है, उसके वेट की वजह से हमें स्ट्रेस फाइंड करना है, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो देखिए A2 जो होगा वो होगा आपका, अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 2D इंटू 2D। ठीक है, अगर मैंने स्क्वायर क्रॉस सेक्शन माना तो डेफिनेटली यहाँ से आपको 4D² मिलेगा, और D² की वैल्यू इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर होगी। तो 4 इंटू D² इसका जो भी होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैंने सपोज करा इसको A1 बोल दिया, तो मैंने यहाँ से A1 लिख दिया। तो A2 = 4A1 यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं सिग्मा 2 लिखूँ स्ट्रेस इन दिस, तो वो होगा आपका
पहले मैं सिग्मा 1 लिख लेता हूँ फिलहाल। तो सिग्मा 1 देखिए वेट अपॉन एरिया होता है। देखिए वेट को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं यूनिट वेट के टर्म में, ठीक है। जो भी आपका वेट है इसका, उसको यूनिट वेट की टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखिए यूनिट वेट जो है यहाँ पे, यूनिट वेट ही रहने दीजिए फिलहाल, क्योंकि यूनिट वेट नहीं चेंज होगा। इसका भी यूनिट वेट सेम रहने वाला है, इसका भी यूनिट वेट सेम रहने वाला है, क्योंकि सेम मटेरियल से बने हुए हैं ये। और वॉल्यूम क्या होगा, चेंज करेगा डेफिनेटली। तो इस केस में हमारा वॉल्यूम हो जाएगा A1, ठीक है, इनटू L लेंथ जो होगा अपॉन एरिया यहाँ पे से A1 हो गया, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो A1 से A1 कैंसिल और गामा L1 यहाँ से आपको मिल जाएगा। ऐसे अगर इसके लिए देखते हैं तो आपको मिलेगा, इसके लिए भी मिलेगा आपको W2 अपॉन A2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो W2 आपका होगा गामा इंटू, क्योंकि गामा सेम रहेगा दोनों के लिए, ठीक है, और इंटू वॉल्यूम आपका A2 इंटू लेंथ यहाँ पे आपका L2 होगा अपॉन A2 से A2 कैंसिल, यहाँ से गामा इंटू L2, ठीक है। अब यहाँ से हमें स्ट्रेस का रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। इस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से आपको मिलेगा L2 अपॉन L1, ठीक है, L2 अपॉन L1 मिल जाएगा। अब L2 क्या है, यहाँ से L2 आपका 2L होगा, इसका जो भी यहाँ पे L है, ये L है, L से L कैंसिल, सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1। सिग्मा 1 क्या है यहाँ से, इंक्रीज टू 2 टाइम्स, आंसर ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग हमारा आंसर क्या है, इसमें बी आंसर हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि इसमें इसका कुछ लेना देना नहीं रहा हमारा वैसे हमने उसको कैंसिल करके हमने सॉल्व कर दिया। तो आगे देखते हैं, इसके बाद 22 क्वेश्चन देखते हैं। द यील्ड मोमेंट ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज द मोमेंट दैट विल जस्ट प्रोड्यूस द यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। yield moment of a cross section is defined as the moment that will produce yield stress। अब कौन से जगह पे वो yield stress देता है, अगर मैं yield moment निकालने के लिए जाता हूँ किसी भी मेंबर के क्रॉस सेक्शन के लिए, तो उसमें आपका क्या होगा ऑप्शन, आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन, इनर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन, न्यूट्रल फाइबर ऑफ द सेक्शन, फाइबर एवरीवेयर। तो देखिए कभी भी हम लोग स्ट्रेस फाइंड करने के लिए जाते हैं, ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया बीम का, मैंने एक रेक्टेंगुलर बीम का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लिया है, ठीक है। अगर मैं इसमें सिग्मा वाई निकालता हूँ, सिग्मा वाई निकालने के लिए जाऊँगा, तो ये आपका जो भी मोमेंट आएगा वो आपका आउटर फाइबर पे निकालना पड़ेगा मुझे। तो यानी कि आउटर फाइबर के लिए मुझे निकालना पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सिग्मा वाई आएगा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये अगर मैंने ये स्ट्रेस के लिए डायग्राम बनाया है तो इस पॉइंट पे आपको जो भी मिलेगा उसी को हम लोग सिग्मा वाई बोलेंगे, और ये हमारा यील्ड मोमेंट होगा। तो आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बीम ऑफ लेंथ L हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स सेक्शन I व्हेन सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट M। तो इसका आंसर सिंपली ये होगा। क्यों, मैंने आपको बताया है, बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं। अगर आपका मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट है तो उस केस में आपका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा m²/2EI × dx। 0 to L इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो स्ट्रेन एनर्जी आपका यहाँ से मिल जाएगा, अगर ये सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। तो आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 क्वेश्चन में देखते हैं, आ रोड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए लेंथ L इज डिफॉर्म्ड बाय डेल्टा व्हेन सब्जेक्टेड टू अ नॉर्मल फोर्स P, यंग्स मॉडुलस E ऑफ द मटेरियल इज। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस हमें फाइंड करना है। तो देखिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बता दिया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और सिग्मा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं P अपॉन A होगा, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा अपॉन L। तो यहाँ से डेल्टा अपॉन L मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला हमारा यहाँ से आंसर होगा। तो 24 का सी हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू,
द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी टिल ब्रेकिंग और रप्चर टेकन प्लेस इज नोन एज हार्डनेस, डेफिनेटली नॉट। उसके बाद देखते हैं द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी टिल ब्रेकिंग और रप्चर टेकन प्लेस इज नोन एज टफनेस, डेफिनेटली। यही मैंने आपको बता रखा कि टफनेस और रेजिलियंस में दोनों में ही ये अंतर रहता है। टफनेस और रेजिलियंस में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, हर एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। जेईई के एग्ज़ाम में आपको ये रिपीटेटिव क्वेश्चन रहता है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है और आपको ये समझ में आ जाता है कि रेजिलियंस स्ट्रेन एनर्जी स्टोर अप टू विच पॉइंट होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका रेजिलियंस हमेशा इलास्टिक लिमिट तक हमारी जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिलियंस। और टफनेस होता है आपका जब भी आपका फ्रैक्चर पॉइंट तक आपकी जो भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर रहती है वो, ठीक है। तो इसमें आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो टफनेस इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, ठीक है, टू ऑब्जर्व एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेकन प्लेस इज नोन एज टफनेस। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड अप टू टाइप ऑफ लोडिंग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, हाँ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमेशा डिफरेंट रहता है डिफरेंट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के लिए, क्योंकि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट रहता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। तो इस वजह से लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, तो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट रहता है। तो उसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद बीम कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन मटेरियल रिजिडिटली कनेक्टेड टुगेदर सो एज टू बिहेव एज वन पीस। अगर आपका कोई भी बीम है कंपोज्ड है एक और एक से ज़्यादा मेंबर से, एक और एक से ज़्यादा मटेरियल से वो बना हुआ है, तो उसमें आपका जो भी आपका बीम रहेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? इसमें कंपाउंड होगा, इनडिटर्मिनेट होगा, डिटर्मिनेट होगा या कंपोजिट होगा। देखिए कंपाउंड बीम जो डेफिनेटली आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। कंपाउंड बीम में आपका कुछ इस टाइप से अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया के आपके बीम जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ से और बदल सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका कंपाउंड बीम के अंदर रहेगा। कंपोजिट में क्या होगा कि आपका यहाँ से एक कोई मटेरियल लगा है, स्टील का आपका ये बाहर वाला उसका क्रॉस सेक्शनल पार्ट हो जाएगा, अंदर वाला आपका यहाँ पे सपोज करो वो कॉपर का मान लेता हूँ मैं, कॉपर का हो गया। तो ये इस टाइप का अगर आपका कोई बॉडी होता है उसमें आप बोलेंगे कि ये आपका कंपोजिट है, ठीक है। तो कंपोजिट और कंपाउंड में दोनों में डिफरेंस यही है कि आपका कंपोजिट जो होता है वो एक और एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर एक सिंगल यूनिट बनाता है, बिहेव एज सिंगल पीस, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट बीम। कंपाउंड में क्या होता है, ये डिफरेंट मटेरियल, इसको हम लोग पीस बाय पीस अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड और कंपोजिट में डिफरेंस है। यहाँ पे इनडिटर्मिनेट डिटर्मिनेट की कोई बात ही नहीं उठती है, ये इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेट बीम्स मैं बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है। जितनी भी आपकी अननोन से किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, सपोज़ करा मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ली, तो यहाँ पे रिएक्शन आपकी कुछ इस तरह से आएंगी, ठीक है। 3 रिएक्शंस आएंगी यहाँ पे, तो 3 रिएक्शंस के लिए हमें 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी, ठीक है। अब 3 इक्वेशंस हमारी कहाँ से आएगी? ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमने पढ़ रखी है। अगर 2D फिगर रहता है तो आपका 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस रहती है, ये आपको पढ़ाना है मेरे को, ठीक है। ये आपको मैं फुल कोर्स जो हमारा SSSJEE का है उसमें मैंने को बताना है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 2D अगर फिगर है तो वहाँ पे 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है आपकी, और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी होगी? सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल्स टू 0, सिग्मा m एट एनी पॉइंट यानी कि a बोल देता हूँ मैं फ़िलहाल इक्वल टू 0,
अगर यहाँ से आपकी तीन इक्वेशन को लगा के आपकी ये तीनों ही रिएक्शंस को फाइंड कर पा रहे हैं आप, तो आपका डिटर्मिनेंट बीम कहलाएगा वो। यानी कि हमारा अननोन्स जितने भी हैं, यानी कि रिएक्शंस जितने भी हैं, उसके लिए वेल सफिशिएंट रिएक्शंस या वेल सफिशिएंट इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए और हम आराम से उससे सॉल्व कर पाएँ अपनी रिएक्शंस को। उसी को, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, उसमें रिडंडेंट ज़्यादा होंगे, रिडंडेंट काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो हम लोग बोल देंगे कि वो आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आपका मेनली मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे अपने सब्जेक्ट में। आगे बात करते हैं पॉइजन रेशियो म्यू। म्यू इज इक्वल्स टू, मैंने आपको कई बार बताया है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से आप देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक्सियल स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन तो हम इसी को कहते हैं। तो यही हमारा एक्सियल स्ट्रेन होता है, यही हमारा लीनियर स्ट्रेन होता है। यहाँ से इसके डिफरेंट नाम भी हो सकते हैं। ये आपका ट्रांसवर्स स्ट्रेन होता है, इसके अलग अलग नाम बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेटरल स्ट्रेन बोलो, ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोलो, ठीक है। अब इनमें से आपका कोई सा भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखते हैं अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन आंसर इसका क्यों होगा, क्योंकि डेल्टा अपॉन एल होता है ये। तो इसकी यूनिट भी हमारी मीटर रहती है, इसकी भी यूनिट हमारी मीटर रहती है। तो मीटर बाई मीटर, नो डायमेंशन, ठीक है, नो डायमेंशन हो जाएगा इससे, इसीलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। उसके बाद देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू इलास्टिक पॉइंट, हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू यील्ड पॉइंट, हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नन ऑफ दिस। हुक्स लॉ हमेशा आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ही वैलिड रहता है। देखिए इस टाइप से कुछ कर्व रहता है आपका, ये कुछ कर्व रहता है। यहाँ पे आपका एक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का पॉइंट रहता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का पॉइंट रहता है। यहाँ पे आपका एक पॉइंट इलास्टिक लिमिट बोल देता हूँ। उसके बाद ऊपर आता है इससे अल्टीमेट अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, यहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट। तो फिलहाल हमें इससे लेना देना है कि इलास्टिक क्या कहते हैं, यील्ड हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ओनली, ठीक है। उसके बाद फॉर एन आइसोट्रॉपिक होमोजेनियस इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इज 2। इसमें से आंसर कोई सा भी नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। उसके बाद a 1 meter long steel rod is a 1 meter long steel rod with a cross section of 20 mm into 20 mm is subjected to tensile forces of 40 kilonewton. Determine the elongation of the rod if the modulus of elasticity is this. ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दे दिया है। उसके बाद आपको 1 मीटर लॉन्ग कितना है वो दे दिया है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है। उसके बाद फोर्स दे दिया है। अब आपको यहाँ से फाइंड करना है डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू होता है आपका PL अपॉन AE। सॉल्व कर दीजिएगा, आपको यहाँ से सिंपल से इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर आपका 5 mm होगा, ठीक है। सारी चीज़ें दे रखी है। यूनिट आपको किलो न्यूटन को कन्वर्ट करके न्यूटन में रख देनी है, 10⁻³ से इंटू कर देना है। mm को कन्वर्ट करके आपको मीटर में रखनी है, 10⁻³ से इंटू करना है। GPa को आपको 10⁻9 से इंटू कर देना है। पास्कल में रखेंगे, पास्कल SI यूनिट होती है, क्योंकि सभी चीज़ को SI यूनिट में रख के सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे हल्का सा करके बता देता हूँ। 40 × 10⁻³ इंटू लेंथ आपका यहाँ पे 1 मीटर दे रखा है, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे 20 × 20 इंटू, क्योंकि देखिए mm है, दोनों के दोनों mm है, तो 10⁻³ इसके लिए आ गया, 10⁻³ इसके लिए आ गया, इंटू ई क्या है आपका 200 इंटू
10⁹ अब इसको जो भी सॉल्व करके आएगा आपका आंसर वो आपका इलोंगेशन देगा। सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्म लगाना है, सॉल्व हो जाएगा। देखिए SSSJ में ये क्वेश्चन ज़रूर आया है, लेकिन आपको पता है ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना है, इसको भारी पड़ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत इसमें, इसलिए आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाना है फटाफट वहाँ पे। बेसिकली देखा जाए तो इसमें कैलकुलेशन इतनी ख़तरनाक नहीं दिख रही है, बल्कि आसान कैलकुलेशन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उन क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करने के लिए रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। पॉइजन रेशियो ऑफ रबर लाइज बिटवीन, देखिए कई बार बता चुका हूँ, तो पॉइजन रेशियो ऑफ रबर, पॉइजन रेशियो का आपको मैं हमेशा लिस्ट बताता हूँ जब भी मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ये क्वेश्चन कराता हूँ। तो मटेरियल और म्यू के बीच में एक रिलेशन क्या कहते हैं, एक टेबल मैंने बताई हुई थी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वही चीज़ देख लेते हैं, कॉर्क के लिए, कंक्रीट के लिए, उसके बाद एल्युमिनियम के लिए, स्टील के लिए, कुछ इन्हीं की बात कर लेते हैं फ़िलहाल, और उसके बाद रबड़ के लिए। कॉर्क के लिए बहुत टफ रहता है ये, इसीलिए ये 0 रहता है। कंक्रीट के लिए आपका 0.1 से लेके 0.2 रहता है, एल्युमिनियम के लिए 0.33 रहता है, स्टील के लिए आपका 0.27 से लेके 0.3 रहता है, रबड़ के लिए आपका 0.5 रहता है। देखिए इनको याद नहीं करनी, इनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जैसे एल्युमिनियम का याद कर लिया, स्टील का पता रहना चाहिए, रेंज पता रहनी चाहिए हल्की फुल्की 0.3 0.2 की इसके आसपास रहता है, और उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। रबड़ का मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, म्यू आपका रबड़ के लिए ज़्यादा रहता है, और कॉर्क के लिए एकदम ख़त्म 0। तो आपका आंसर इसमें से सी वाला हो जाना चाहिए रबड़ के लिए। उसके बाद रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड ई इज इक्वल्स टू 2G1 प्लस म्यू, बड़ा फेमस रिलेशन है ये, हर जगह आपको मिलेगा। 3K1 - 2 म्यू, और म्यू के जगह पे हम लोग 1/m लिखते हैं। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। E इज इक्वल्स टू 3K1 - 2/m, क्योंकि म्यू को हम 1/m से भी दिखाते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ थोड़ा सा मैं, तो यहाँ से LCM लेता हूँ, तो m - 2 3K इज इक्वल्स टू E। इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मिलेगा आपको EM/m - 2 इज इक्वल्स टू 3K, ठीक है। K इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा आपको ME/3m - 2। तो आपका जो यहाँ से आंसर बैठेगा वो कौन सा हो जाएगा, A वाला, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस K एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, ये हमने क्वेश्चन देख लिया है शायद, यही वाला है यार इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं शेयर स्ट्रेस इज़ टेंसाइल स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस हमेशा आपका टेंसाइल स्ट्रेस रहता है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। उसके बाद शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ द रेशियो ऑफ, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन, तो आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू सडन अप्लाइड एक्सियल लोड टू स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड एक्सियल लोड ऑन अ बार इज, ठीक है। देखिए रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू सडन, देखिए स्ट्रेस हमें फाइंड करना है ड्यू टू सडन के केस में। पहले तो क्या रहने वाला है, बेसिकली इसमें हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि रेशियो फाइंड करना है, स्ट्रेस इन सडन के केस में, स्ट्रेस इन ग्रेजुअल के केस में, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम देखते हैं, कुछ हमने इस तरह से देखा था। अगर आपको ग्रेजुअल लोडिंग लग रही है तो आपका कुछ कर्व लीनियर आएगा, ठीक है, ये आपका ग्रेजुअल के केस में है। और सडन कभी भी आता है, सडन जब कभी भी लगता है तो आपका कांस्टेंट रहता है ग्राफ, सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन के बीच में, सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन के बीच में, ठीक है, ये कर्व रहता है, और ये सडन के केस में है, ओके। उसके बाद अगर मैं सडन के केस में स्ट्रेस की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ से आपका मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि आपको सिग्मा मिलेगा। और ग्रेजुअल के केस में आपका, इसको मैं अगर सॉल्व करके लिखूँ, तो अगर आप इसका एरिया लिखते हैं ना जैसे, तो आपका सिग्मा/2, इसको क्योंकि हमने क्योंकि इसको एक्चुअली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सेंस ऑफ सिग्मा/2 क्यों होगा, क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहा है। अगर ये कांस्टेंट रहता है दोस्तों तो डेफिनेटली इसका उतना ही वैल्यू रह जाता है, लेकिन ये लीनियरली वेरी कर रहा है
तो इस वजह से मैं इसको कह सकता हूँ कि सिग्मा अपॉन 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्ट्रेस इन सडन के केस में सिग्मा रखूँगा, स्ट्रेस इन ग्रेजुअल के केस में सिग्मा बाय 2। नहीं तो इसके और भी तमाम तरीके हैं कि उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम P बाय A रखते हैं, स्ट्रेस को यहाँ से भी P बाय A रखते हैं। अब P जो रहता है उसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लीनियर हो रहा है, इस वजह से इसमें जो चेंज आएगा ये जीरो से लेके आपका सिग्मा तक वेरी कर रहा है। तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन जो भी आपका ये होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग नहीं जाते दोस्तों, फिलहाल इसको आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, सिंपल से तरीका यही है कि जैसा मैं समझता था आपको भी वैसे ही समझना है। कांस्टेंट रहने वाला है तो भाई सडन का केस आएगा, सडन के केस में हमारा सिग्मा ही रह जाएगा। ग्रेजुअल के केस में आपका लीनियरली वैरी कर रहा है, लीनियरली वैरी जब भी करता है जब आपका सिग्मा बाय 2 के फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम आ जाएगा आंसर, तो आपका 38 का ए आंसर हो जाएगा। अ मटेरियल हैविंग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी N। तो E इज इक्वल टू, इट्स सीन दैट E इज इक्वल टू 2N मिल रहा है हमें एक रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू 2G1 प्लस मी। दोनों को कंपेयर कर लीजिए पहले तो यहाँ से आपको, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको ये मिलेगा। तो इससे ये कैंसिल, म्यू इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है वो देख लीजिए, हमें के फाइंड करना है, ठीक है। के फाइंड कर लेते हैं भाई। तो के कैसे फाइंड करेंगे, E इज इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू होता है, म्यू आपका 0 हो गया तो यहाँ से E इज इक्वल टू 3K और K इज इक्वल टू E अपॉन 3। सिंपल, डी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, इफ़ अ कैंटिलीवर बीम कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स एंटायर लेंथ, देन द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज। देखिए कैंटिलीवर बीम दी है आपको, कैंटिलीवर बीम दे रखी है, उसमें आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे रखा है, ओके। उसके बाद आपको इसमें क्या दे रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इस लेंथ, टोटल लेंथ पे आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ दे रखा है। उसके बाद शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोगों को फाइंड करना है। तो शेप ऑफ SFD जो होगा, पहले हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर ये W किलो न्यूटन पर मीटर में लग रहा है तो इसका जो रिएक्शन आएगा, इस पॉइंट पर रिएक्शन आएगा वो आएगा यहाँ से RA बोल दो, मैं इस पॉइंट को A बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं B बोलता हूँ, तो यहाँ से RA मिलेगा। और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपकी RB होगा, ठीक है। और RB या तो HB बोलता हूँ फ़िलहाल इसको, क्योंकि वो हो जाना है वैसे भी 0। उसके बाद एक मोमेंट आएगा यहाँ पे, वो होगा हमारा MB या MA सॉरी, ठीक है। ये आपका HA हो गया, ये आपका MA हो गया, ये RA हो गया। अब हमें इन तीनों रिएक्शंस को हमें फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम सिग्मा FX इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी अदर फोर्स नहीं दे रखा है, खाली यही हमारा जो रिएक्शन है वो लग रहा है। तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0, कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो HA इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को मैंने लगाया तो हमें ये मिल गया। तो उसके बाद सिग्मा FY इक्वल टू 0, सम एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम करना है हमें, तो RA को हमने ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं सपोज, तो RA प्लस ये W वाला नीचे लग रहा है तो WL, क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर है, होल स्पैन के लिए कितना आएगा W इंटू L, और कॉन्सेंट्रेट कहाँ करेगा, सेंटर पे WL, ठीक है। तो WL इज इक्वल टू यहाँ से 0। तो यहाँ से आपको RA की जो वैल्यू होगी ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है नीचे की ओर, और RA हमारा ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहाँ से RA की जो वैल्यू आएगी WL आएगी। ऐसे MA निकाल लेते हैं, तो इस पॉइंट पे मैं सिग्मा MA इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ, मैं कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग एल्जेब्रिक क्या कहते हैं, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन का कोई इतना
मायने नहीं रखेगा। यहाँ पे आपको मायने नहीं रखना है, ध्यान रखना। जब भी हम इक्वेशंस के लिए फाइंड करने जा रहे हैं, इक्वेशन से हम रिएक्शंस फाइंड करने के लिए जा रहे हैं, तो आप कोई भी डायरेक्शन, ऊपर पॉजिटिव माने नीचे पॉजिटिव माने, क्योंकि अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0 है, तो आपका साइन चेंज भी होगा तो वहाँ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। डेफिनेटली आप जैसे सॉल्व करते थे आप वैसे ही करिए, मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो आप साइन कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट पे मैंने एम ए इज इक्वल टू 0 लगा दिया, सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0। मैं एंटी क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो एम ए उसके बाद ये वाला पॉजिटिव मान लिया है मैंने, डब्लू एल इंटू हाफ इस लेंथ का, ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव आएगा, और डब्लू एल बाई 2, क्योंकि डब्लू एल ये आपको फोर्स हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि इस पॉइंट में हमें फाइंड करना है, तो ये एल बाई 2 होगा। तो डब्लू एल इंटू एल बाई 2, ये एल बाई 2 लिखा है मैंने, इज़ इक्वल टू और कुछ नहीं, और इसकी वजह से तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पे आपका 0 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एम ए इज़ इक्वल टू आपका डब्लू एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है जी हाँ, डब्लू एल स्क्वायर बाई 2। अब हमें फाइंड करना है, ये मैंने बेसिक चीज़ें बता दी। उसके बाद आपको अगर एस एफ डी फाइंड करना है तो इसके लिए एस एफ डी क्या होगा, इसके लिए एस एफ डी क्या बनेगा, रिएक्शंस आपकी आई है यहाँ पे डब्लू एल, ये आपका मिला है डब्लू एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब हमें एस एफ डी फाइंड करनी है, तो एस एफ डी के लिए मैंने एक ट्रिक बतानी है आपको। ये डब्लू एल ऊपर की ओर जा रहा है, उतने ही यूनिट से उसको ऊपर उठा दीजिए डब्लू एल। उसके बाद इस पॉइंट पे अगर हमेशा ध्यान रखिए, फ्री एंड पे आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों के दोनों 0 रहता है। तो यहाँ पे आपका शेयर फोर्स 0 रहेगा, और इसको ऊपर उठा देना है, तो आपका शेयर फोर्स का डायग्राम, एस एफ डी का डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर आप बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाएंगे तो देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक है। देखिए बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन इस पॉइंट पे आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरी जो है आपका स्पैन के नीचे की ओर लग रहा है। अगर ये ऐसे घूमेगा और नीचे की ओर टकराएगा, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, तो नीचे की ओर टकराएगा तो नीचे की ओर लगेगा। जब नीचे की ओर लगता है तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, और नेगेटिव होगा तो यानी कि नीचे जाएगा कितनी अमाउंट से, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। उसके बाद इस पॉइंट पे आपका 0 रहता है। उसके बाद देखिए कर्व का शेप क्या रहेगा वो देखना इंपॉर्टेंट है, वो आपका वही पूछा है यहाँ पे बेसिकली, तो वो आपका कुछ इस टाइप से रहेगा। इसको बोलते हैं हम 2D पैराबोला, 2 डिग्री पैराबोला होगा। रीज़न इसका ये है, और 2 डिग्री पैराबोला होने का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, और ये सेटिस्फाई कर देना चाहिए। मतलब v इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है कि dm अपॉन dx होता है। तो अगर मैं इसका स्लोप लेता हूँ, इस वाले का अगर मैं स्लोप लेता हूँ तो हमारा ये डायग्राम मिलना चाहिए, क्योंकि ये शेयर फोर्स है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट है। अगर मैंने इसका स्लोप लिया तो आपका हर एक पॉइंट के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए ना कर्व। तो अगर मैंने इस पॉइंट पे, लास्ट वाले पॉइंट पे मैंने अगर कर्व इसका वो लिया, टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट ही तो है ये, डी एम अपॉन डी एक्स टेंजेंट है। अगर मैंने टेंजेंट लिया तो टेंजेंट क्या शो करेगा यहाँ पे, 0 शो करेगा, क्योंकि टेंजेंट आपका इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल दे रहा है, और हॉरिजॉन्टल केस में आपका कोई भी स्लोप नहीं होता, तो यहाँ पे 0, डेफिनेटली यहाँ पे 0 दिख रहा है। शेयर फोर्स आपका यहाँ पे 0 दिख रहा है, और यहाँ पे आपका कुछ अमाउंट पे है, देखिए यहाँ पे आपका कुछ अमाउंट पे है, इसलिए यहाँ पे आपका 0 नहीं है, शेयर फोर्स यहाँ पे दे रखा है। तो बहुत डेप्थ में चले गए हैं हम लोग, इतना जाना नहीं है, और 2D ही इसका आंसर है, यानी कि आपका क्वाड्रेटिक पैराबोला इसका आंसर होगा। उसके बाद 41 में देखते हैं, सेम स्पैन, ओके, फॉर द सेम स्पैन एंड द लोडिंग कंडीशन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ फिक्स्ड बीम कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड वन। देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फिक्स केस में पूछ रखा है पहले तो, उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, ठीक है, इस केस में पूछा है। अब यहाँ से हमको फाइंड करना है, दोनों को कंपेयर करना है, और हमें फाइंड करना है चीज़ें। अगर मैं मान लेता हूँ कि सेम लोडिंग कंडीशन उन्होंने बोला है, फॉर द सेम स्पेन एंड सेम लोडिंग कंडीशन, लेंथ हमने मान ली, स्पैन मतलब यहाँ पे इस लेंथ ऑफ बीम्स है, और लोडिंग कंडीशन हमने मान ली है, सपोज करा सेम यूडल डाल देते हैं दोनों पे,
ठीक है, यूडल डाल दिया मैंने यहाँ पे दोनों पे। अब हमें ये पता होना चाहिए इस